सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2017 के हल प्रश्न पत्र को। 2017 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों को कैसे अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाने हैं। जब आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है। और पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से ये भी फायदा होता है कि आप उस टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केवल 1 घंटा 1 आवर का टाइम मिलता है आप लोगों को, तो 1 आवर में आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो 1 आवर के पेपर में आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब आप टाइम मैनेज करके चलोगे, अपने टाइम को आपको मैनेज करके चलना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। हम लोगों ने सभी विषयों के आपके पढ़ाया है, सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पेपर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सबसे पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? Na2CO3, CaOH होल ट्वाइस, CaO या फिर CaCO3। दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों, जो सोलर सेल होता है ये प्रकाश ऊर्जा लेता है किससे? सूर्य से लेता है और ये कन्वर्ट कर देता है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसीलिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सोलर सेल। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आलू में, शकरकंद में, अदरक में या फिर गन्ना में। दोस्तों, जड़ों के द्वारा वर्धी प्रजनन का मतलब है कि उसके जड़ों से ही नए पौधे उग जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से गन्ने में भी वर्धी प्रजनन होता है तने से, गुलाब में तने से वर्धी प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के बीच में भार होता है। अगर बीच में भार होगा तो वह किस प्रकार का उत्तोलक है? तो वह होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं हैंडपंप, चाकू, ट्रॉली या फिर फावड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, ट्रॉली। कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली जो होती है उसमें बीच में भार होता है। और दोस्तों, इसके अलावा नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में ही आती है। सरौता द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। दोस्तों, 2016 का जो सेकेंड पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उसमें मैंने बताया है आप लोगों को कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं, किस तरीके से उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है, सभी को मैंने समझाया है। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह, उसके बाद फिर शुक्र है, उसके बाद फिर पृथ्वी है और इस तरीके से सभी ग्रह दूरी में बढ़ते हुए क्रम में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव के खोपड़ी में उपस्थित जो हड्डियां होती हैं वो टोटल 29 होती हैं, 29। क्वेश्चन नंबर 8 है। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप देखिए मैल पिगियन निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अम्ल में NHO3, H2SO4, HCl दिया हुआ है। क्षार में NaOH, KOH, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो जल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संवहन विधि से जल गर्म होता है। अब लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। दोस्तों देखिए,
धातुएं ऑक्सीजन के सहयोग से भास्मिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? भास्मिक ऑक्साइड। ये आपको आंसर मिल गया। इसके बाद है अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर नीले लिटमस को आप अम्ल में डुबाएंगे तो वो लाल हो जाएगा और अगर लाल लिटमस को हम क्षार में डुबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो देखिए दोस्तों, डिबलर यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जैसे कि गेहूं की फसल, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बोए जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ कोष्ठक में। इसके बाद कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इन यंत्रों से श्रम एवं समय की बचत होती है। कल्टीवेटर का चित्र ऑलरेडी 2016 का जो सेकंड पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, जो दूसरी बार हुआ था, उसमें मैंने इसका चित्र भी बताया है। आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? परिवेशीय स्वच्छता, इसके अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्षा कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आदि आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी होगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा। परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आस पड़ोस में किसी प्रकार की गंदगी ना रहने दें, पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं और इसके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर ना हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मानव का श्वसन अंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये नासिका मार्ग है, ये मुख गुहा है, फिर ये ग्रसनी है, यहाँ पर देखिए ये कंठ छंद है, फिर यहाँ पे श्वास नली है ये, और यहाँ पर आप देखिए ये श्वसनी है, ये श्वसन नलिकाएं हैं, ये जो आपको दिख रही है पेड़ की शाखाओं की तरह। इसके अलावा यहाँ पर हृदय बना हुआ है, इधर फुफ्फुस धमनी है, इधर फुफ्फुस सिरा है। तो इस तरीके से आपको ये आकार बिल्कुल अच्छे से आपको बनाने आना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज है, क्योंकि नामांकित चित्र बनाना है तो आपको नाम लिखना होगा सभी चीजों का। तो ये हो गया आपके श्वसन अंग का नामांकित चित्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए इसको बनाने की। अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको बना पाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन या कपड़ा, भोजन, मकान, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को संरक्षित रखने के उपाय क्या क्या हैं? ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। जैसे कि अगर दिन का समय है, आपके कमरे में खिड़कियां लगी हुई हैं, उजाला आ रहा है बाहर से, तो अगर कमरे की लाइट जल रही है तो आपको क्या करना है, उसे बुझा देना ताकि विद्युत ऊर्जा की बचत हो। इसके अलावा देखिए, जो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब इनका उपयोग अति आवश्यक हो, अन्य कोई विकल्प ना हो, तभी इनका उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग करने का मतलब क्या है? जैसे एक घर है, उसमें कई सारे कमरे हैं, कई सारे लोग रहते हैं उस घर में, तो सबके रूम में अलग अलग टीवी है। अगर वो टीवी केवल और केवल डाइनिंग हॉल में चले, यानी कि जहां पर सब लोग बैठते हैं आकर के,
वहां पर एक साथ सब लोग अगर देखेंगे वहां पर, तो क्या होगा, इतनी सारी टीवी चलने की अपेक्षा केवल एक टीवी चलेगी तो क्या होगा, ऊर्जा का बचत होगा, विद्युत ऊर्जा का। तो इस तरीके से भी ऊर्जा का अगर सामूहिक उपयोग करते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के देखेंगे, और कोई भी चीज एक साथ बैठकर देखने में पूरे परिवार के साथ अच्छा भी लगता है। इसके अलावा ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सभी इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण, चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाना। उपाय, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह। तो ये बहुत जरूरी है, बस इतना ही केवल आपको लिखना था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से आप अपनाएंगे। लिखिए, भूकंप के कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा भ्रंश, भू संतुलन, भू असंतुलन यहाँ पर होगा दोस्तों, असंतुलन। ठीक है, और कृत्रिम। तो देखिए, मनुष्य पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो देखिए, भूकंप मनुष्य के लिए प्रायः अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं। इनमें अनेक हानियां तथा कुछ लाभ होते हैं। तो हानियां सबसे पहले देखिए, इसमें जन धन की अपार हानि होती है, आप लोगों को पता है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। फिर है, भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। अब लाभ क्या होते हैं भूकंप से, ये भी देख लीजिए। भूकंप से लाभ, भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1/100वां भाग भी लाभ नहीं होता है। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, जैसे कि भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन हानि कितनी होती है आप ये सोचिए, बहुत ज्यादा हानि होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती है, कितने लोग उसके नीचे दब जाते हैं, कितनी गाड़ियां, कितनी सारी चीजें उसमें खराब हो जाती हैं और सब बेकार हो जाते हैं। भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है तो जो अपक्षय में सहायक होती है, इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंप से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, इससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है। कई बार भूकंपीय क्षेत्रों भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। भूकंप से बचने के उपाय क्या? भूकंप के आने के समय विद्यालय व भवन के तुरंत बाहर खुले स्थान पर तुरंत भागना चाहिए, व्यक्ति को खुले स्थान पर आ जाना चाहिए, और मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर बाहर आ जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से सभी वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। आप लोगों के लाइक और आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएं और अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए इतना आसान भाषा में लेकर के आए कि आप उसको पढ़ते ही समझ जाएं और आपको एग्जाम तक अच्छे से वो सभी चीजें याद रहे। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप ऐसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर लेकर के आए आप लोग, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। हम लोग आप लोगों की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के लिए बेस्ट देंगे अपना और ऐसे ही हमेशा देते रहेंगे। आप लोगों के सभी विषयों को हमने सॉल्व कराया है, सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, सभी विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज को कंप्लीट कराया है, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर को हम कंप्लीट करा ही रहे हैं। आप लोगों की तैयारी इतनी बेस्ट हम करवा दे रहे हैं कि आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए। दोस्तों, आपको इस तरीके का सुव्यवस्थित चैनल कहीं पर नहीं मिलेगा कि जहां पर आपको हर चीज बहुत ही अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से मिली हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।